हमारा टॉपिक चल रहा है परिवहन और संचार। इसमें जो हमारा आज अंतिम अध्याय है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तेल और गैस पाइपलाइन परिवहन, और उसके साथ हम संचार के बारे में आज चर्चा करेंगे। यह आज हमारा अंतिम अध्याय होगा। तो बच्चों शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है तेल एंड गैस पाइपलाइन। तो थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। पाइपलाइनें गैसों एवं तरल पदार्थों की लंबी दूरी तक परिवहन हेतु अत्यधिक सुविधाजनक एवं सक्षम परिवहन प्रणाली है। यानी जो पाइपलाइनें हैं इससे अधिकांश जो आयात निर्यात किया जाता है, यानी इनके द्वारा जो माल का आवागमन किया जाता है, मुख्यतः गैसीय पदार्थ हो गया, तरली पदार्थ हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, डीजल वगैरह हो गया, इसका आवागमन यानी यहाँ जो भी ये लिक्विड पदार्थ हैं, गैसीय पदार्थ है, ये सब किसके द्वारा, पाइपलाइन के द्वारा ही लाए जाते हैं। जैसे यात्री किसके द्वारा अपना आवागमन करते हैं, सड़क परिवहन के द्वारा, रेल परिवहन के द्वारा, वायु परिवहन के द्वारा, वैसे ही क्या जो भी हमारे तरलीय या गैसीय या जो भी पेट्रोलियम पदार्थ है, ये इनका जो हम आयात निर्यात करते हैं या इनको जो लाते हैं, मुख्यतः हम पाइपलाइन के माध्यम से ही लाते हैं। इसका ये मुख्य कार्य है। फिर दूसरी थोड़ा नीचे पढ़ लेते हैं। यहाँ तक कि इनके द्वारा ठोस पदार्थों को भी घोल या गारा में बदलकर परिवहित किया जाता है। यानी जो ठोस पदार्थ हैं इनके द्वारा क्या किया जाता है, घोल या गारा में, यानी उसको लिक्विड के रूप में ही बदल के प्रवाहित किया जाता है। अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल देना चाहूँ, जैसे जो हमारे गैसीय पदार्थ हो या पेट्रोलियम हो या डीजल हो या जो भी इस तरह के लिक्विड जो प्राप्त होते हैं, हमें एक अब चट्टान है, जैसे आपने पढ़ा था कक्षा 11 में, आपका टॉपिक था जिसमें था चट्टान, रॉक्स। उसमें आपने 3 प्रकार की चट्टानें पढ़ी थी, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। तो हमने इसमें एक टॉपिक पढ़ा था अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान की जो मुख्य विशेषता बताई थी, अवसादी चट्टानों का जो निर्माण होता है नदी द्वारा, हिमानी द्वारा, पवन या सागरी लहरों के अपर्दन से निर्मित अवसाद से होता है। यानी इसके अपर्दन से जो निर्मित अवसाद होते हैं उसके द्वारा होता है। इससे क्या कहते हैं, ये अपर्दन के कारण अवसादों का परिवहन कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर आके निक्षेपित हो जाती है। यानी अवसादों के परिवहन का दूरस्थ क्षेत्र में निक्षेपण हो जाता है। जैसे जैसे ये निक्षेपण होता है, परत दर परत बिछती जाती है, इसलिए इनको परत दर चट्टान कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि अत्यधिक ताप और दाब के कारण चट्टानों का क्या, एक परत दर परत ऊपर बिछ जाने के कारण, अत्यधिक ताप और दाब के कारण जो हमारा पृथ्वी का धरातल का भाग होता है वो काफ़ी क्या होता है, गर्म के कारण, ताप और दाब के कारण क्या वो गल जाता है। यानी जिसे हम मैग्मा भी कहते हैं एक तरह से। जैसे ही उस क्षेत्र को खोदा जाता है किसी उपकरण के माध्यम से, क्या होता है कि वहाँ पर हमें तरल या तेलीय पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसलिए यहाँ जो कह रहा है, जो ठोस पदार्थ हैं घोल या गारा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और आपको ये चीज़ ध्यान भी रखना होगा, जो हमारे जो तरल पदार्थ है, चाहे हमारे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये अधिकांश क्या अवसादी चट्टानों में पाई जाती है। हालांकि टॉपिक था नहीं, फिर भी मैंने सोचा कि आपको यहाँ पर चीज़ों को समझा दूँ ताकि आपको ये भी पता चल जाए जो हमारा जो तेल वगैरह हमें जो प्राप्त होता है, या पेट्रोलियम जो प्राप्त होता है, या डीजल जो प्राप्त होता है, ये मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे इसको रिसाइकिल किया जाता है। इसलिए मैंने छोटा सा टॉपिक यहाँ पर अवसादी चट्टान को टच करने की कोशिश की ताकि आपको चीज़ें यहाँ पर थोड़ा समझ में आ जाए। थोड़ा नीचे पढ़ते हैं बच्चों। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासन के अधीन स्थापित ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, उत्पादन और परिवहन में संलग्न है। यानी जो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासन के अधीन क्या है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसके द्वारा क्या होता है, कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए क्या काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है। कौन, ऑयल इंडिया। थोड़ा नीचे पढ़ लेते हैं। इसे 1959 में एक कंपनी के रूप में निगमित किया था। यानी इसकी स्थापना हुई थी ऑयल इंडिया लिमिटेड की वर्ष 1959 में हुई थी। के नीचे है, एशिया की पहली 1157 किलोमीटर लंबी देश पारीय पाइपलाइन असम के नाहरकटिया तेल क्षेत्र में बरौनी से तेल शोधन कारखाने तक का निर्माण ONGC ने ही किया था। यानी जो असम में सर्वप्रथम, यानी जो पहले तेल कुआं खोदा गया था असम के नाहरकटिया वाले क्षेत्र में खोदा गया था। अभी इसके बारे में मैं संपूर्ण विस्तारित चर्चा करूंगा तेल के बारे में कि तेल कब खोदा गया था, कहाँ खोदा गया था।
और किसके द्वारा, किस कंपनी के द्वारा सर्वप्रथम इसका निर्माण किया गया था। कंपनी तो वैसे यही है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। थोड़ा इसके बारे में भी जानेंगे। अब थोड़ा नीचे पढ़ लेते हैं। IOL ने किया था, यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किया था। ठीक हो गया बच्चों। इसे 1966 में आगे कानपुर तक विस्तारित किया गया। 1966 में क्या हुआ, धीरे धीरे इसे कानपुर तक भी विस्तारित किया गया। पश्चिम भारत में एक दूसरे विस्तीर्ण पाइपलाइन का भी महत्वपूर्ण नेटवर्क है। अलंकेश्वर, कोयली जो कि गुजरात में, मुंबई है, ये सब तेल क्षेत्र है जितने भी आप पढ़े। अलंकेश्वर हो गया, कोयली, मुंबई है, कोयली तथा हजारी, विजयपुर, जगदीशपुर, SVJ का निर्माण किया गया। किसके लिए, ये सब पेट्रोलियम पदार्थ, सब पेट्रोलियम के लिए, तेली क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे ज़्यादा जो भारत में तेल वगैरह पाया जाता है इन्हीं 3 क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसमें से जो मुंबई है वो सबसे बड़ा तेली क्षेत्र है भारत का। 12 से 56 किलोमीटर एक पाइपलाइन सलाया गुजरात से मथुरा उत्तर प्रदेश तक बनाएगी। तो बच्चों अब हम थोड़ा जो तेल परिवहन है, गैस और पाइपलाइन है, और भारत में खनिज तेल की स्थिति है, थोड़ा उसके बारे में आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। जो भारत में तेल आधुनिक ज़रूरतों में से एक है। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, भारत में खनिज तेल को क्रूड ऑयल भी कहा जाता है, क्रूड ऑयल भी कहा जाता है, जिसे कच्चा तेल भी कहा जाता है। ठीक हो गया बच्चों। जो भारत में खनिज तेल को क्रूड ऑयल और कच्चा तेल भी कहा जाता है। भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का केवल, अब यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ आप उसको अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा और कॉपी और पेन पकड़िएगा, वीडियो भी देखते रहेगा, ठीक है, और उसको नोट डाउन भी करते रहिएगा आप। भारत अपनी ज़रूरतों का केवल 35% ही तेल स्वयं उत्पादित करता है, केवल 35% है, जबकि शेष विदेशों से आयात करता है। यानी से जो 35% स्वयं भारत का उसका उत्पादन करता है, और लगभग जो भी जितना बचा उसके बाद विदेशों से आयात करता है। सर्वप्रथम इसकी खोज 1860 में रेल की पटरियां बिछाते वक्त है। यानी जो तेल की खोज की थी सर्वप्रथम 1860 में, जब रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी असम में, उस समय हुई थी। भारत का पहला तेल कुआं की खोज 1889 में 1889 में डिगबोई नामक स्थान पर हुई थी। यानी जो भारत में पहला तेल कुआं खोदा गया था वो 1889 में 1889 ईस्वी में डिगबोई नामक स्थान पर हुई थी। बच्चों आपको यहाँ पर ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह ध्यान देना है और इस चीज़ों को समझना है कि भारत में सर्वप्रथम तेल कुएं की जो खोज हुई थी कब और कहाँ पर हुई थी। फिर क्या हुआ, अब तक जो भारत में कई महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र खोजे गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हो नाहरकटिया, इससे पहले आपने यहाँ पर पढ़ा है, अलंकेश हो गया, मुंबई हो गया, हजारी, विजयपुर, जगदीशपुर, ये कई तेल क्षेत्र आप क्या खोजे जा चुके हैं अभी तक। जैसा कि आपको पता है जो ऑयल इंडिया लिमिटेड, अभी मैंने समझा भी था, यहाँ लिख भी रखा, जो ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1859 में की गई थी, और साथ ही ऑयल इंडिया लिमिटेड स्थापित किया गया था। स्थापना की भी तो इसका स्थापित भी कर दिया था। किस कारण, भारत के पेट्रोलियम क्षेत्र में सबसे बड़े उपक्रम है, जो शहर का सबसे बड़ा उपक्रम है पेट्रोलियम क्षेत्र में, कौन सा, ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन, जो कच्चा तेल निकालने से उसके वितरण तक पूरी प्रक्रिया संपन्न करता है। यानी जो ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन है वो क्या करता है, कच्चा तेल निकालता है और उसके साथ उसको वितरण करने तक की पूरी प्रक्रिया को संपन्न करता है, और ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक हो गया बच्चों। ये था छोटा कुछ बहुत हमारा भारत में खनिज तेल की स्थिति के बारे में जो आपको मैंने समझाया, और इससे पहले आपने गैस पाइपलाइन के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होगी। तो बच्चों हम आप शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, संचार और जाल। तो बच्चों शुरू करते हैं संचार और जाल। जैसा कि आप संचार से विगत होंगे, संचार से आप परिचित हैं, संचार के जाल से परिचित होंगे कि आज वर्तमान समय में जो हमारी टेक्नोलॉजी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वो कितना आगे पहुँच चुका है। और जो भी आज हम जो स्टडी कर रहे हैं ऑनलाइन, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरी आवाज़ भी सुन रहे हो, उसके साथ साथ आपको चित्र के माध्यम से चीज़ों को भी दिखा भी रहा हूँ, ऊपर नीचे ये सब चीज़ कर रहा हूँ। ये सब क्या टेक्नोलॉजी है। यानी जो आज का आधुनिक मनुष्य, आधुनिक मानव क्या, वो टेक्नोलॉजी संचार के क्षेत्र में काफ़ी उच्चतम कोटि पर पहुँच चुका है, जिसका फ़ायदा संपूर्ण संसार में
हमें हर तरह से प्राप्त हो रहा है, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो गया, चाहे हमारे सैटेलाइट के क्षेत्र में हो गया, चाहे हमारे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो गया। विभिन्न क्षेत्र में जो हमें जो क्रांति ला रखी है आज की डेट में, वो किसने, संचार के माध्यम से ही आ रखी है क्रांति। तो थोड़ा इसमें हम नीचे पढ़ लेते हैं। मानव ने कालांतर में संचार के विभिन्न माध्यम विकसित किए हैं। मानव ने कालांतर में, पहले क्या हो, संचार के विभिन्न माध्यम विकसित किए थे। आरंभिक समय में ढोल या पेड़ के खोखले तने को बजाकर आग या धुएं के संकेतों द्वारा अथवा तीर धावकों की सहायता से संदेश पहुंचाया जाता था। जो हमारा आधुनिक समय था उसमें क्या होता था, जो संचार का मुख्य माध्यम से बताने के ढोल या पेड़ के खोखले तनों को बजाकर या आग या धुआं लगा के संकेत दिया जाता था। जैसे कोई व्यक्ति कहीं फंस गया तो वो क्या करता था, अपने बचाव के लिए धुआं वगैरह क्या उसको जला के, लकड़ियाँ जला के उसको संकेत के माध्यम से अपनी स्थिति का जायजा करवाता था कि मैं यहाँ पर हूँ। कई मतलब इस तरह के आधुनिक समय में संचार के माध्यम थे। उस समय घोड़े, ऊँट, कुत्ते, पक्षी तथा अन्य पशुओं को भी संदेश पहुंचाने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। जो उस समय के जानवर थे उनका भी प्रयोग किसके लिए किया जाता है, संदेश को पहुंचाने के लिए किया जाता था। फिर क्या, फिर आरंभ में संचार के साधन ही परिवहन के साधन हो गए। फिर जो संचार के साधन हो थे वो धीरे धीरे क्या, परिवहन के साधन होना शुरू हुए थे। वो कैसे, जैसे डाकघर, तार, प्रिंटिंग प्रेस, दूरभाषा तथा उपग्रह की खोज ने संचार को बहुत ही त्वरित और आसान बना दिया। जैसे कि आपको पता ही है, जो आज का जो मानव है, जो आधुनिक मानव है, वो काफ़ी संचार के माध्यम में एक क्रांति के रूप में, क्रांति का मतलब होता है बदलाव यानी परिवर्तन। कितना परिवर्तन आ चुका मनुष्य के बीच में। जैसे कि आप खुद ही देख रहे होंगे, आजकल लॉकडाउन चल रहा है, जिसके माध्यम से क्या हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से भी पढ़ाई हो रही है। उसके साथ कई ऐप है, गूगल ड्यू के माध्यम से हो गया, जूम ऐप के माध्यम से हो गया, यानी जो भी ऐप हैं, और यूट्यूब के माध्यम से जो भी हमारे सोशल मीडिया यानी संचार के जो भी साधन है, उसका क्या भरपूर प्रयोग किया जा रहा है। ये कहने का आशय है, मतलब जो वर्तमान का जो मानव है काफ़ी प्रगति की ओर है, किसमें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम में। थोड़ा नीचे पढ़ लेते हैं। संदेश पहुंचाने के लिए लोग संचार की विभिन्न विधाओं का उपयोग करते हैं। जैसे कि आपको मैंने कई विधाएं बताई कि कौन कौन से सोशल मीडिया के साधन है। संचार के साधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होगा व्यक्तिगत साधन, दूसरा होगा सार्वजनिक साधन। व्यक्ति साधन में आ गया जैसे आपका दूरभाषा, टेलीफोन, तार, टेलीग्राम, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट, ये हो गया व्यक्ति सहायक। अब है सार्वजनिक में। सार्वजनिक में जैसे आ गया रेडियो हो गया, टेलीविज़न जो कि सब देखते हैं, सिनेमा, उपग्रह सैटेलाइट हो गया, समाचार पत्र, पुस्तकें, जनसभाएं, गोष्ठियाँ व सम्मेलन, ये क्या, सार्वजनिक क्षेत्र। यहाँ से बच्चों क्वेश्चन आ सकता है, जो ये वाला टॉपिक चल रहा है पाइपलाइन और संचार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह पढ़ भी लीजिएगा, समझ भी लीजिएगा और इसके नोट्स भी बना लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें बार बार पूछी जाती है। इसलिए आपको इन चीज़ों को एक बार अच्छी तरह पढ़ना है, उसके बाद चीज़ें हमेशा के लिए याद रहेंगी। और जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं इन चीज़ों का आप हमेशा प्रयोग भी करते हुए, चीज़ें आपके पास भी है, फ़ोन है, आप हमेशा रेडियो फ़ोन रखते हो, रेडियो हुआ, टेलीविज़न हुआ, सिनेमाघर, उपग्रह, ये सब चीज़ क्या हमारे आसपास की चीज़ें हैं, जिनसे हम लोग क्या भली भांति परिचित है। बस हमें इसके बारे में थोड़ा जानना है कि इनका भी महत्व क्या है, बस हो गया। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई कठिन, ये ज़्यादा कठिन टॉपिक भी नहीं है, काफ़ी सरल टॉपिक है। बस आप जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ आप वैसे ध्यान दीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो हम शुरू करते हैं। जन संचार में पहला हो गया रेडियो। रेडियो के बारे में हम शुरू पढ़ते हैं थोड़ा। भारत में रेडियो का प्रसारण 1923 में रेडियो क्लब ऑफ मुंबई द्वारा प्रारंभ की थी। यानी जो भारत में रेडियो का प्रसारण हुआ था वर्ष 1923 में रेडियो क्लब ऑफ मुंबई के द्वारा ही शुरू किया था। तब से इसने असीमित लोकप्रियता पाई है और लोगों के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन लाया है। अल्पकाल में ही इसने देश भर में प्रत्येक घर में जगह बना ली। यानी हर घर में क्या, हर घर में हर व्यक्ति के पास रेडियो था। क्योंकि ये क्या था, उस समय एक संचार का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम था। सरकार ने इस अवसर का लाभ उठाया और 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के अंतर्गत इस लोकप्रिय संचार माध्यम को अपने नियंत्रण में ले लिया। किसने भी, सरकार ने ले लिया। 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो और 1957 में आकाशवाणी में बदल दिया।
यानी आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी बच्चों। 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया और 1957 में आकाशवाणी में बदल दिया। इसका नाम बदल के क्या फिर आकाशवाणी हो गया। ऑल इंडिया रेडियो इसमें सूचना, शिक्षा एवं मनोरंजन से जुड़े विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को प्रस्तावित किया जाता था। जो ऑल इंडिया रेडियो है इसमें फिर क्या होता था, विभिन्न तरह के कार्यक्रम प्रसारित हो रहे थे, जैसे सूचना हो गया, शिक्षा हो गया और मनोरंजन के साधन इत्यादि। विशिष्ट अवसरों जैसे संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सत्रों के दौरान समाचार बुलेटिन को भी प्रसारित किया जाता था। जैसे जो भी हमारे सत्र वगैरह चलते थे विधानसभा में या राज्यसभा में, उसको जो प्रसारित किया जाता है मुख्यतः रेडियो के माध्यम से किया जाता था। जैसे कि इससे पहले जैसे हम कई लोगों के पास घरों में टीवी नहीं थी, तो हम क्या करते थे, जैसे क्रिकेट मैच आता था उसमें जो कॉमेंट्री वगैरह सुनते थे रेडियो के माध्यम से सुनते थे। अब बच्चों थोड़ा मैं रेडियो का और इतिहास बता दूँ आपको। जो रेडियो का आविष्कार किया था सर्वप्रथम 1895 में। आप ध्यान रखिएगा, डेट भी और व्यक्ति का नाम भी और जगह का नाम भी। रेडियो का जो आविष्कार किया था सर्वप्रथम 1895 में इटली के वैज्ञानिक जी मॉर्कनी ने ही किया था। जो इटली के वैज्ञानिक थे जी मॉर्कनी ने 1895 में रेडियो का आविष्कार किया था। आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक हो क्या बच्चों। और एक भारतीय वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने रेडियो संप्रेषण की खोज की थी। जो रेडियो संप्रेषण की खोज की थी जगदीश चंद्र बोस के द्वारा ही की गई थी। इसमें एक चीज़ और है, सन 1901 में रेडियो से सूचनाओं का प्रसारण करना शुरू कर दिया था। 1901 में क्या कि रेडियो से सूचनाओं का प्रसारण करना शुरू हो गया था और रेडियो प्रसारण में आकाशीय तरंगों का प्रयोग किया जाता था। जो रेडियो प्रसारण हो रहा है उसमें क्या आकाशीय तरंगों के माध्यम से तो हमें क्या हमें चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती थी। जैसे हमारे जो आकाशीय उपग्रह हो गया, जो हमारे संचार उपग्रह हो गया, जिसके माध्यम से तरंग आती थी, जिसके कारण क्या रेडियो का प्रसारण शुरू होता था। इसमें केवल एक ही दिशा में सूचनाओं का प्रसारण किया जाता, यानी एक ही दिशा में सूचनाओं का क्या प्रसारण किया जाता था। अर्थात इसमें एक प्रेषक यंत्र तथा प्राप्तकर्ता अधिक होते थे। यानी एक तो प्रेषक यंत्र होता था और उसमें कई प्राप्तकर्ता होते थे, जो हमें क्या रेडियो के माध्यम से कई चीज़ें सुनाई दे रही थी। और भारत में रेडियो का प्रसारण वर्ष 1927 में हुआ, जैसे कि आपने इससे पहले भी पढ़ा था। ठीक हो गया बच्चों, यह हो गया रेडियो के बारे में मुख्य कुछ बातें। अब है टेलीविज़न। सूचना के प्रसार और आम लोगों को शिक्षित करने में टेलीविज़न प्रसारण एक अत्यधिक प्रभावी दृश्य श्रव्य माध्यम के रूप में उभरा। यानी दृश्य श्रव्य का मतलब देखना और सुनना, टेलीविज़न या टीवी वगैरह। प्रारंभिक दौर में टीवी सेवाएं केवल राष्ट्रीय राजधानी तक ही सीमित थी प्रारंभिक में। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे 1959 में प्रारंभ किया गया था। यानी टेलीविज़न कब शुरू किया था, 1959 में, 1959 में। 1972 के बाद कई अन्य केंद्र चालू हो गए। फिर 1972 के बाद कई अन्य केंद्र चालू हो गए, जैसे हो गया डिश टीवी वगैरह, मतलब ये चीज़ें आने लगी, अन्य उपकरण। पहले क्या टेलीविज़न ही था, यानी DD1। सन 1976 में टीवी को ऑल इंडिया रेडियो AIR से विकलित कर दिया गया और इसे दूरदर्शन DD1 के रूप में एक अलग पहचान मिली। कब, सन 1976 के बाद। इनसेट 1 राष्ट्रीय टेलीविज़न DD1 के चालू होने के बाद समूचे नेटवर्क के लिए साझा राष्ट्रीय कार्यक्रमों CNP को शुरू की गई। यानी CNP कब शुरू की गई, टेलीविज़न DD1 के चालू होने के बाद। और इन्हें देश भर के पिछड़े और दूर ग्रामीण क्षेत्रों तक ही विस्तारित किया गया। यानी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ नेटवर्क वगैरह नहीं आता था, वहाँ भी क्या इसकी काफ़ी सुविधा हो चुकी थी। थोड़ा मैं टेलीविज़न के बारे में बताऊँ। इसका जो आविष्कार कब और किसने किया था। जो आधुनिक युग में सूचना में प्रौद्योगिकी टेलीविज़न एक सशक्त माध्यम बन गया। ठीक है बच्चों, जो आधुनिक समय है, आधुनिक युग है, उसमें क्या गया, सूचना और प्रौद्योगिकी में जो टेलीविज़न है एक सशक्त माध्यम बन गया है। टेलीविज़न का आविष्कार 1923 में, टेलीविज़न का जो आविष्कार है 1923 में जॉन लेगी बेयल्ड ने किया था, वर्ष 1923 में। आप इस व्यक्ति का नाम और वर्ष को नोट डाउन भी कर लीजिएगा। और इसमें एक पॉइंट आपको और बता दूं, जो भारत में टेलीविज़न जनसेवा का जो शुरुआत हुई है
भारत में टेलीविज़न जनसेवा की शुरुआत 15 सितंबर 1859 से शुरू हुई, ठीक है। 15 सितंबर 1859 1959 को शुरू हुई थी। ये था थोड़ा टेलीविज़न के बारे में। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब उपग्रह संचार यानी सैटेलाइट, इसका क्या उपयोग है। उपग्रह संचार की स्वयं में एक विधा है। ये संचार के अन्य साधनों को नियमन करते हैं। हालांकि उपग्रह के उपयोग से एक विस्तृत क्षेत्र का सतत एवं सारे दृश्य प्राप्त होने के कारण उपग्रह संचार आर्थिक एवं सामाजिक कारणों से महत्वपूर्ण हो गया। उपग्रह से प्राप्त चित्रों का मौसम के पूर्वानुमान, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी, सीमा क्षेत्रों की चौकसी आदि के लिए उपयोग किया जाता है। यानी जो हमारे सैटेलाइट है, इसके माध्यम से क्या हमें कई सूचना प्राप्त होती है। जैसे आप देखते होंगे जो हमारे मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा समय समय पर हमें ये बताया जाता है कि इतने समय तक क्या बरसात हो सकती है, या आंधी तूफान आ सकता है, या सूखा पड़ सकता है। कई तरह की जो हमारे वैज्ञानिकों द्वारा हमें जो सूचना दी जाती है मौसम संबंधी मौसम जो खतरा होने से पूर्वानुमान, यानी पहले ही जो हमें प्राप्त हो जाती है। किसके माध्यम से, हमारे उपग्रह के माध्यम से। जो हमारे उपग्रह हैं जहाँ विभिन्न तरह के सैटेलाइट लग रखे, विभिन्न तरह का हमारे जो विभिन्न तरह का हमारे सैटेलाइट लगा रखे हैं, इसके माध्यम से हमें क्या हर चीज़ के बारे में पहले पता चल जाता है। जैसे बहुत ज़्यादा अगर बरसात होने वाली होगी, बहुत ज़्यादा आपदा आने वाली होगी, तो उससे पहले हमें क्या मौसम वैज्ञानिक जो हमारा मौसम विभाग हमें पहले सूचना दे देता है, हमें पहले अवगत करवा देता है कि इस स्थिति, इस समय में, इस कारण पर यहाँ पर ये चीज़ें हो सकती है। यानी यहाँ बहुत तीव्र वर्षा हो सकती है, बहुत आंधी तूफान आ सकता है। इस तरह की जो हमें सटीक जानकारी मिलती है, किसके माध्यम से मिलती है, जो हमारे उपग्रह हैं उनके माध्यम से मिलती है। चाहे हमारी सीमाओं की बात हो, चाहे हमारे विभिन्न तरह के क्या जो हमें खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं उनके बारे में बात हो, जो भी हमें आज की डेट में जो हमें प्राप्त होता है, अधिकांश जो हमें सुविधा प्रदान होती है क्या उपग्रह के माध्यम से ही होती है। भारत की उपग्रह प्रणाली को समाकित तथा उद्देश्य के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया। पहला हो गया इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, दूसरा हो गया इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम IRS इनसेट, जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी। ये क्वेश्चन हमेशा आता है बच्चों, इनसेट की स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1983 में। इस सन को आप याद कर लीजिएगा। यह बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली है, जो मतलब बहुउद्देशीय यानी एक से अधिक उद्देश्यों के लिए। जैसे कोई जो कई चीज़ें ऐसी, कई हमारे उपग्रह ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक कार्य के ही लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे इनसेट हैं ये कई बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली है। जैसे दूरसंचार हो गया, मौसम विज्ञान हो गया, संबंधित अवलोकन तथा भिन्न अन्य आंकड़ों के कार्यक्रम को उपयोग में लाती है। यानी जो हमारी इनसेट प्रणाली हो गया बहुउद्देशीय प्रणाली, इसमें दूरसंचार के जो हमें सूचना प्राप्त होती है, और मौसम विज्ञान संबंधी जो भी हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं, और अन्य डाटा हमें क्या प्राप्त होते हैं, और अन्य कार्यक्रम के लिए भी उपयोग में लाया जाता है इनसेट। IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग यानी उपग्रह प्रणाली मार्च 1998 में रूस के वैकानूर से IRS-1A के प्रक्षेपण के साथ आरंभ हुआ। यानी जो हमारा IRS-1A जो उपग्रह प्रणाली शुरू हुआ 1998 में रूस के वैकानूर से ही आरंभ हुआ था। भारत ने अभी अपना स्वयं का प्रक्षेपण वाहन PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, इसका जो हिंदी है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का, इसको हम कह सकते हैं ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, तथा विविध उपयोग हेतु भू स्टेशनों पर प्रेषित करते हैं। हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर IRSC आंकड़ों के अधिग्रहण एवं प्रकलन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। प्राकृतिक संसाधनों एवं प्रबंधन के लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसे बच्चों आपने अभी यहाँ पर पढ़ा था पोलर PSLV, ये भारत का क्या है प्रक्षेपण केंद्र है। और इसमें आपको एक चीज़ मैं समझा दूँ बच्चों, वैसे जो हमारे उपग्रह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता इसमें एक जो पहला ध्रुवीय उपग्रह है, दूसरा क्या भूस्थितिक उपग्रह यानी कक्षा, एक दूर संवेदन उपग्रह, एक हो गया संचार उपग्रह। यानी जो ध्रुवीय उपग्रह है इसमें जो जिसे हम कहते हैं सूर्य तुल्यकालीन कक्षा, यानी यहाँ पर जो हमारी सैटेलाइट वगैरह जो लॉन्च किए जाते हैं वो लगभग 600 से 900 किलोमीटर के बीच में की जाती है, इसकी जो कुल ऊंचाई होती है।
और दूसरा हो गया आपका भू-स्थितिक उपग्रह। यहाँ पर लगभग जो हमारी मिसाइलें लॉन्च की जाती है वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर की जाती है। यानी जो मेरा यहाँ बताने का मुख्य तात्पर्य था, जैसे PSLV वगैरह है, ये लगभग कहाँ पर छोड़े जाते हैं, आपके अधिकांश जो PSLV वगैरह ये छोड़े जाते हैं सूर्य तुल्यकालीन उपग्रह या ध्रुवीय उपग्रह। अधिकांश जो हमारे PSLV छोड़े जाते हैं यहीं पर छोड़े जाते हैं। उसके बाद जो इससे ऊपर को छोड़े जाते हैं लगभग 36,000 किलोमीटर तक, वहाँ पर जो छोड़े जाते हैं एक और हमारा जो उपग्रह GSLV, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। यानी यहाँ पर जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं लगभग 36,000 किलोमीटर के अंतर्गत छोड़े जाते हैं। बच्चों जब मुझे समय मिलेगा तो आपको मैं साइंस और टेक्नोलॉजी के संबंधी ये जितने भी आपने अभी पढ़े इनके बारे में और पूरे डिटेल्स से समझाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल ये हमारा टॉपिक यहीं तक था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बच्चों चीज़ें समझ में आई होंगी और जितना भी पढ़ाया होगा आपको अच्छी तरह वो क्लियर भी हो चुका है। तो बच्चों आज का जो हमारा ये टॉपिक है, ये टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आगे को ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहूं और आपको नई नई चीज़ों से अवगत कराते रहूं। थैंक यू।